हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम फाइबर टू फैब्रिक है। बच्चों, आज फिर से हम एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम फाइबर टू फैब्रिक है। इस चैप्टर के सभी जितने भी टॉपिक्स होंगे सबको कवर करने की कोशिश करेंगे और लाइन बाय लाइन करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। यानी पहेली और बूझो के स्कूल में एक साइंस का क्विज कंपटीशन होता है जिसमें ये फर्स्ट प्राइज जीतते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। उन पैसों से ये बच्चे चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े ले सके। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब ये दुकान पे जाते हैं कपड़ा लेने के लिए तो इन्होंने क्या देखा, दोनों ने, कि कपड़े के दुकानों में ढेर सारे कपड़े का वैरायटी रखा हुआ था और उनको देखकर ये काफी ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे कि फिगर 3.1 में दिखाया गया है। यहाँ देखिए, ये इस दुकान में आप शॉप में देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के किस किस तरह का कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ इसमें आप फिगर में देख पा रहे होंगे। इस साइड देखिए साड़ी रखा हुआ है, इधर कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज का है। ऊपर में पैंट और शर्ट का कुछ कपड़ा रखा हुआ है। तो ये दोनों जो थे, बूझो और पहेली, इन ढेर सारे कपड़े के जो वैरायटी था उनको देखकर ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। दुकानदार ने यह उनको बताया कि कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो कॉटन के बने हुए हैं और कुछ वैसे भी कपड़े हैं जो सिंथेटिक के बने हुए हैं। He also had woolen mufflers and shawls। उनके पास जो है मफलर और शॉल्स भी था। They were many silk साड़ी as well। यानी बाकी कपड़ों के साथ साथ उनके पास सिल्क साड़ी भी था। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। अब पहेली और बूझो को कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होने लग गया। They touched and felt these different fabrics। उन्होंने क्या किया, उसे छुआ और छूने के बाद उनको कुछ फील हुआ। क्या फील होता है? Finally they bought a woolen muffler and cotton साड़ी। अब ये सब देखने के बाद उन्होंने फाइनल में डिसाइड क्या करते हैं कि कुछ वूलन मफलर लेते हैं और कॉटन का साड़ी खरीदते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। अब दुकान से जाने के बाद बूझो और पहेली क्या करने लगते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं। जो भी उनके घर में या आसपास तरह तरह के जो कपड़े होते हैं उनका वो नोट करने लगते हैं कि किन किन मटेरियल का बना होता है, नहीं बना होता है, क्या क्या चीज बना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा कि उनको क्या क्या दिखाई दिया या मिला या उन्होंने क्या नोट किया। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, curtain, tablecloths, towels and duster were made from different kinds of fabrics। इन्होंने क्या देखा कि जो पर्दे या टेबल क्लॉथ होता है या जो तौलिया होता है, डस्टर होता है या बेडशीट होता है, ये जितने भी तरह के थे वो अलग अलग फैब्रिक से बने हुए थे। Even their school bags and the gunny। यानी स्कूल बैग के अलावा जो उनका जो गनी था, यानी जो चटाई था, गने मीन्स चटाई होता है, वो भी अलग मटेरियल से बना हुआ था, यानी अलग फैब्रिक से बना हुआ था। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। उन्होंने क्या किया कि सबको आइडेंटिफाई करने लग गए कि ये अलग अलग जो कपड़े हैं वो किन मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे भी पूछा जा रहा है कि क्या आप उनको बता सकते हैं। बच्चों, ये आपसे ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि क्या आप भी बता सकते हैं कि चटाई या जो स्कूल बैग है, अलग अलग तरह के जो कपड़े हैं
वो किस फैब्रिक से बने हुए हैं, कॉटन से बना हुआ है, ऊल से बना हुआ है, या सिल्क से, या फिर सिंथेटिक से। अभी सिंथेटिक अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो थोड़ी देर में आपको समझ में आने लग जाएगा कि सिंथेटिक क्या होता है। क्योंकि कॉटन तो आपने सुना ही होगा, ऊल भी सुना होगा, सिल्क की साड़ी होती है वो भी आप जानते होंगे, शायद सिंथेटिक नहीं जानते होंगे। तो आगे हम देखेंगे ये सिंथेटिक होता क्या है। ओके, 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी फैब्रिक्स में कई तरह के वैरायटियां होती हैं। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आपको क्या करना है बच्चों कि जो दर्जी होते हैं मार्केट में, या जो टेलर शॉप होता है उसमें आप जाकर उनके द्वारा जो स्टिचिंग मतलब जो भी वो कपड़े सिलाई कर देते हैं काट काट कर, तो उसमें से कुछ टुकड़े रह जाते हैं, उसको क्या करना है, आपको उठा लेना है और इकट्ठा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको टच करके फील करना है उस पीस को कि वह फैब्रिक जो है कैसा फील हो रहा है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प द टेलर। अब आपको टेलर की यानी दर्जी की सहायता से आपको पूछना है कि ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा पीस है, यह किस मटेरियल से बना है, दूसरा कौन सा बना है। आपको अलग अलग तरह का यानी जितने भी आपको टुकड़े पॉसिबल होता है आप उठाकर उनसे पूछ सकते हैं और उसको आपको नोट कर लेना है कॉपी में। ओके, डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आपको पता है कि ये अलग अलग तरह के जो भी फैब्रिक्स हैं ये किन चीजों से मिलकर बना होता है? When you look at any fabric, जब आप किसी भी फैब्रिक को देखेंगे, it seems a continuous piece, आपको ऐसा लगेगा कि ये कंटिन्यू बना हुआ है पीस। ओके, यानी लंबा जब आप थान में देखेंगे, लंबा कपड़ा देखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा। नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब आपको क्या करना है, उसको पास से देखना है। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या नोटिस किया? जैसे फिगर 3.2 में दिखाया गया है, इस पीस को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि जितने भी पतले पतले धागे हैं सभी एक दूसरे के साथ बुना हुआ है। आपको बीच में कहीं कहीं नजदीक से देखने पर आपको होल नजर जरूर आएगा। ओके, देखते हैं एक्टिविटी 2 को। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। जो एक्टिविटी 1 में आपने जो देखा उसको अब उसमें से एक जो कॉटन फैब्रिक है उसको आपको सेलेक्ट करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट फिगर 3.3। यानी जिस तरह से फिगर 3.3 में दिया गया है, एक कॉटन कपड़े को आपको उठा लेना है। ओके, और उसमें से कोशिश करना है कि एक एक धागा करके हम नाखून की सहायता से यानी नेल से आपको इसमें से निकालना है। ओके, इतना आप कर पाएंगे? चलिए, इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle। अगर कोई धागा आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे हम निकल नहीं पा रहा है, कुछ कपड़े आपको ऐसे भी मिले होंगे या हो सकता है उसमें से धागे पहले से निकले हों तो आपको निकालने में आसानी होगी। अगर नहीं निकला हुआ है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है निकालने के लिए, तो आप उसको किसी पिन की सहायता से या फिर किसी नीडल की सहायता से उसको आप निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ? यानी जब आप उस धागे को निकालेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो वो फैब्रिक है वो यार्न से मिलकर तैयार हुआ है। ओके, अब ये यार्न क्या चीज का मिलकर बना होता है इसको हम देखेंगे 3.2 में फाइबर में। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। उस फैब्रिक में से जो कॉटन पीस था उसमें से आपको क्या करना है, यार्न को निकालना है। उसके बाद क्या करना है, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब उस धागे को क्या करना है, आपको टेबल पे रख लेना है। ओके, इतना कर पाएंगे? आगे देखते हैं। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब जो धागा आपने निकाला उसके दूसरे सिरे पे या पहले सिरे पे क्या करना है, थंब की सहायता से उसको लगरना है। ओके, लगरने के बाद क्या होगा कि उसमें से ढेर सारा आप देखेंगे कि बाल जैसा निकला हुआ है, जैसे कि आप फिगर 3.4 में आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये पूरा यार्न हो गया। और जब इसको आपने थंब की सहायता से या फिर नेल की सहायता से जब आप इसको अपने वो
थोड़ा निकालने की कोशिश किया तो आपको अलग अलग तरह के ढेर सारे आपको बाल जैसे धागा दिखाई देने लग गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। डू यू फाइंड दैट दिस इन द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स? बच्चों, अब ये स्ट्रैंड्स मतलब क्या होता है? किसमें मतलब कई तरह का, यानी जब आपने इसको थंब की सहायता से या उंगली की सहायता से जब आपने उसको निकालने की कोशिश किया, क्या आपको ढेर सारा वहां पे पतले 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 धागे टाइप का आपको दिखाई देना शुरू हुआ? ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. बच्चों, यही पतले पतले जो बाल होते हैं, यही सबको एक साथ में करके अगर उसको बुनाई कर दिया जाता है तो वह यार्न बनता है, और ढेर सारे यार्न को एक साथ बुन दिया जाता है, एक अरेंज कर दिया जाता है सिस्टम में, तो वह किसी कपड़े का आकार ले लेता है, शेप ले लेता है। Okay, this makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. कभी कभी क्या होता है, शायद कभी आपने किया हो या ना किया हो, सुई में धागा डालते समय कई बार आपको मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि उस धागे को मुंह में डालकर थोड़ा सा गीला करते हैं। गीला करने से क्या होता है, जो ये पतले पतले धागे होते हैं वो आपस में चिपक जाता है, जिसके कारण सुई में आसानी से चला जाता है। आपने कई बार देखा होगा या फिर अपनी माँ को ही देखे होंगे इस तरह से करते हुए। अगर मुंह में न डाल सके तो बहुत लोग क्या करते हैं, कैंची से हल्का काट देते हैं, जिससे क्या होता है, सबका जो भी पतला पतला जो थ्रेड टाइप का था, स्ट्रैंड था, वो इक्वल में आ जाता है और एक साथ होते हैं तो आसानी से नीडल में पास हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. यानी जो फैब्रिक है ये ढेर सारे फाइबर से मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर यार्न बनते हैं। ओके, और फैब्रिक्स बनता है। Where do these fibers are come from? अब बच्चों, ये जो पतला पतला जो बाल की तरह धागा था उसी को हम फाइबर कह रहे हैं, तो ये फाइबर अब हमें मिलता कहां से है? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. बच्चों, ये सभी अलग अलग किस्म के जो फैब्रिक्स है, यानी कॉटन के फैब्रिक, जूट, सिल्क, वूल, ये सभी हमें या तो पौधे से या फिर हमें जानवरों से प्राप्त होता है या मिलता है। These are called natural fibers. यानी वैसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, इस तरह के फाइबर को हम नेचुरल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये जो कॉटन और जूट एग्जांपल हमने दिया फाइबर का, यह हमें प्लांट से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वहीं वूल और सिल्क फाइबर की बात करें तो यह हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। यानी बकरियों के जो बाल होता है या जो भेड़ों का बाल होता है, उससे हमें वूल यानी ऊन हमें प्राप्त होता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। यानी खरगोश के हेयर से भी हमें मिलता है, याक के हेयर से मिलता है, कैमल के हेयर से मिलता है। कौन सा कैमल? तो बच्चों, कैमल दो तरह का होता है। एक डिजर्ट, आपको जहां पे हॉट डिजर्ट होता है वहां आपको मिलता है, और जो दूसरा कैमल होता है वो कोल्ड डिजर्ट में हमें मिलता है। अब ये दोनों में पहचान क्या है? तो जो हॉट डिजर्ट में रहने वाले कैमल है वो काफी ज्यादा हाइट में ऊंचे होते हैं और इनका सिर्फ एक ही हम्प होता है। वहीं अगर कोल्ड कैमल्स की बात करें तो उनका दो हम्प होता है और उनका हाइट भी काफी कम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ये जो सिल्क धागा होता है, सिल्क फाइबर होता है, यह हमें जो कोकून के जो कीड़े होते हैं या जो सिल्क वॉर्म होते हैं उससे हमें प्राप्त होता है। Okay, for the thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabric. यानी हजारों सालों तक हमें सिर्फ ये जो नेचुरल फाइबर होता है ये हमें
कई मतलब हजारों सालों तक हमें नेचुरल फाइबर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ा। ओके, इन द लास्ट 100 ईयर्स, यानी अगर बीते 100 सालों में अगर बात करें तो ये हम आजकल केमिकल से भी बनाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ थोड़ा बूझो के बारे में जान लेते हैं। बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम्स आइटम्स लाइक वन शोन हियर, दीज वर worn by warriors. He wanted to know if these are made up of some kinds of fiber. इन्होंने बूझो ने क्या किया, एक बार ये म्यूजियम जाते हैं, वहां पे जाने के बाद इनको क्या दिखाई देता है कि जो वॉरियर लोग जो पहनते थे ना कपड़े, वो भी वहां पे रखा हुआ था। तो ये सोचने लगे कि उनका कपड़ा किस फाइबर से मिलकर बना हुआ था। ओके, which are not obtained from plant or animal sources. अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस से जो मिलकर यार्न बना होता है या फाइबर्स बना होता है, जो कि यह प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता है, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। यानी वैसे फाइबर जो कि न तो हम प्लांट से ले न ही एनिमल से ले, केमिकल से तैयार किया हुआ जो फाइबर होता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। बेटा ये एक्रिलिक क्या होता है, इसका मतलब होता है बुनना। क्या होता है? बुनना। ठीक है, आगे देखते हैं 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। अब कुछ वैसे पौधे के बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेंगे इस टॉपिक में, जो वैसे पौधे जिनसे हमें फाइबर्स मिलता है। तो पहले नंबर पे यहाँ कॉटन दिया हुआ है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? अब ये विक्स का मतलब बच्चों होता है बाती, जो दिए का बाती होता है ना, उसका। क्या कभी आपने देखा है बना हुआ जो बाती होता है, जो तेल लैंप होता है उसमें जो बाती होता है वो कैसे बनता है? वो कॉटन कपड़े का ही बना होता है, शायद कभी आपने देखा हो, खास करके लालटेन में लगा हुआ रहता था। What do you use for making these wigs? क्या आप बता सकते हैं कि वो किस चीज से मिलकर बना होता था? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. अब ये जो कॉटन है कहाँ कहाँ यूज होता है? तो बच्चों ये जो मैट्रेसेस बनता है, जो गद्दे बनते हैं, उसमें भरा होता है, रजाई में भरा होता है। ओके, क्विल्ट आप जानते होंगे, क्विल्ट मतलब रजाई और ब्लैंकेट मीन्स कंबल। पिलोज तकिए में भरा होता है कॉटन, ताकि हमें सॉफ्ट लग सके। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। अब आपको क्या कह रहा है कि कुछ कॉटन ऊल को आप लीजिए, यानी वैसे ऊन को लीजिए जो कॉटन का बना हुआ है, और उसके किनारों पे आप देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या लगता है? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। वो आपको समझ में आने लग जाएगा कि वह कॉटन फाइबर से मिलकर बना हुआ है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब बच्चों ये आता कहां से है? ये जो कॉटन वूल है ये हमें मिलता कहां से है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड। बच्चों इसको खेतों में उगाया जाता है, जिसे हम कॉटन प्लांट के नाम से जानते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। बच्चों ये जो कॉटन प्लांट होता है यह उस तरह के जगहों पे उगाया जा सकता है जहां की जो मिट्टियां काली होती हैं, ओके, जहां पे ब्लैक सॉइल होता है और वहां का क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो, है ना, यानी शुष्क हो। उन्हीं जगहों पे यह जो कॉटन प्लांट है आसानी से उग पाता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या कुछ आप ऐसे राज्यों का नाम बता सकते हैं जो हमारे भारत में हैं जहां पे कॉटन प्लांट उगाए जाते हैं? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स। अब ये कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसे हम कॉटन बॉल्स के नाम से जानते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। इसका जो साइज होता है वह नींबू का जितना हो सकता है। आफ्टर मैच्योरिंग, जब ये कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाता है, यानी हार्वेस्ट करने के लायक हो जाता है, द बॉल्स बर्स्ट ओपन। अब ये जो कॉटन बर्स्ट होता है यानी फूटता है, उसके बाद क्या होता है? सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब आसानी से आपको अंदर में, उस सीड के अंदर में आपको कॉटन बॉल्स दिखाई देने लग जाएगा। हैव यू एवर, अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ये आप आसानी से देख पा रहे होंगे इस फिगर में किस तरह से कॉटन बॉल्स होता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग?
क्या कभी आपने कॉटन फील्ड देखा है जहां पे इनको उठाया जा सके या फिर लिया जा सके, हार्वेस्ट किया जा सके? ये देखिए इस तरह का फील्ड होता है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद स्नो। आपको ये खेत ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि बर्फ पूरा खेतों में पड़ा हुआ हो, जैसे कि फिगर 3.6 में आप देख पा रहे होंगे। मैं बार बार आपको ये फिगर दिखा रहा हूं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। इस बॉल्स को नॉर्मली हाथों से ही उठाया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। अब उस सीड में से फाइबर्स को हम कंघी की सहायता से बारी बारी करके निकालते हैं, और ये जो हम प्रक्रिया करते हैं इस प्रोसेस का नाम हम देते हैं जिनिंग। क्या कहते हैं? जिनिंग। ओके, जिसको कंघी के मदद से किया जाता है। कंघी कौन सा? ये जो हम घरों में यूज करते हैं खुद के लिए अपना हेयर स्टाइल बनाने के लिए, वो नहीं, इनके लिए अलग ही कॉम्ब बनाया हुआ रहता है। थोड़ा साइज में बड़ा होता है लेकिन शेप ऐसा ही होता है। जिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। जैसे कि फिगर 3.7 में आप देख सकते हैं कि ये जो शुरुआत से जो चलते आ रहा है कुछ इस तरह से ही निकाला जा रहा है। These days machines are also used for ginning। बच्चों, आजकल के समय में आज जो आधुनिक समय चल रहा है तो अभी कई सारे एडवांस तरह का मशीन भी आ गया है, जो कि हम मशीनों की सहायता से सीड के अंदर से कॉटन को आसानी से निकाल पाते हैं या सेपरेट कर पाते हैं। अब दूसरा हम प्लांट देखेंगे जहां से हमें फाइबर मिलता है या ऑब्टेन्ड होता है, वह है जूट। अब जूट टॉपिक को देखते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। बच्चों, जूट फाइबर्स हमें जूट प्लांट से मिलता है, जैसे कि आप फिगर 3.8 में देख सकते हैं। यह है जूट प्लांट। ओके, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। In India, jute is mainly grown in West Bengal, बिहार and असम। बच्चों, इसको उगाने का जो सही समय होता है वो बरसात के समय होता है भारत के अंदर, और इसको वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में लगाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ही लगता है, बाकी दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इन तीनों राज्यों का क्लाइमेट इसके फेवरेबल में होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। यानी हम इसको कब कल्टीवेटेड करते हैं, कब निकालते हैं, यानी इसका हार्वेस्ट कब करते हैं, हम काट के कब हटा लेते हैं? जब इसका फ्लावर निकलने का समय होता है। The stems of the harvested plant are immersed in a water for a few days। इसको फिर काटने के बाद हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर डीप करके कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। खास करके गाँव में देखेंगे तो आपको नहरों में डाला हुआ ये ज्यादातर मिलेगा, छोटे छोटे जो नहर होते हैं उसमें। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब उसके बाद जब इसका स्किन रहता है वह सड़ने के बाद, कुछ समय के बाद, 1 वीक के बाद, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, जब किसान क्या करते हैं, समय समय पर वो चेक करते रहते हैं कि इसकी अभी जो इसका स्किन है वो निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, या फिर अभी चिपका हुआ ही है। जब आसानी से निकलने के लायक हो जाता है फिर उसको पानी से निकाल कर आसानी से हाथों से अलग कर दिया जाता है इसके स्किन को, यानी बात को। ओके, जिसे हम हिंदी में छिलका भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। हाउ इज इट डन? यानी जितने भी तरह के फैब्रिक्स हैं इनको हम yarns में बदलते हैं, लेकिन ये होता कैसे है इसके बारे में अब हम 3.4 टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, जिसे हम स्पिनिंग कॉटन यार्न टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। स्पिनिंग का मतलब बच्चों होता है कताई। ओके, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप चाहे तो खुद भी कॉटन यार्न बना सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ आपको क्या करना है, कॉटन का वूल लेना है एक हाथ में। ओके, और उसके बाद आपको पिंच करना है सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। जिस तरह से दिए का बाती आप बनाते हैं कुछ इसी तरीके का,
Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Figure 3.9. Are you able to make a yarn? जिस तरह से फिगर 3.9 में दिखाया गया है बच्चों, इस तरह से जब आप कॉटन को लोगे और उसको आप दोनों उंगलियों से आप जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है रोटेट करते जाएंगे तो यह एक यार्न टाइप का, धागा टाइप का बनता जाएगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, यानी ये जो प्रोसेस होता है, धागा बनाने का जो प्रोसेस होता है यार्न बनाने का, इसे हम स्पिनिंग का नाम देते हैं। ओके, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इसमें क्या करते हैं कि जब हमारा वूल खत्म हो जाता है तो और अलग से ऐड करते जाते हैं और ये धागा बनते जाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हैंड से होता है। ओके, A simple device used for spinning is a hand spindle, यानी हाथ से करने वाला जो सिंपल डिवाइस होता है उसको हम हैंड स्पिंडल के नाम से जानते हैं या फिर टकली के नाम से भी जानते हैं, जो कि फिगर 3.10 में दिखाया गया है। ये देखिए इस तरह से। ओके, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। ओके, जो दूसरा डिवाइस होता है जो कि फिगर 3.11 में दिखाया गया है, चरखा। इस तरह का चरखा आपने महात्मा गांधी को चलाते हुए जरूर कहीं ना कहीं टीवी में या बुक में देखा ही होगा। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय गांधी जी ने चरखा चलाया था और उसी समय से यह फेमस होता है। वो इसको चलाने के पीछे उनका कुछ मकसद था। क्या मकसद था? He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and some imported cloth made in the mills of Britain। कहने का मतलब कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि क्यों ना हम अपने देश में ही खादी का कपड़ा बनाएं और खुद को पहने। यानी जो विदेश का जो मिल हुआ करता था उसमें से कपड़े बनके जब भारत में आता था और हम उसे खरीद कर उनको और अमीर करते जा रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अपना भारत का पैसा दूसरे देश को, ब्रिटेन को हम क्यों दे, क्यों ना हम खुद ही बनाएं और पहने, ताकि हमारा भारत का जो पैसा है, लोगों का जो बिजनेस है वो और बढ़ सके, यानी भारत का पैसा भारत में ही रह जाए, ऐसा उनका मानना था। यानी वो स्वदेशी करना चाह रहे थे। जैसे आजकल काफी ज्यादा मोदी जी भी इस चीज के ऊपर काफी बल दे रहे हैं ना कि स्वदेशी चीजें। बाबा रामदेव भी कहते हैं स्वदेशी चीजें। ओके, स्वदेशी उसको कहते हैं जो खुद के देश में बना होता है। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। यानी जब हम आजाद हुए उसके बाद क्या हुआ, 1956 में सरकार ने क्या किया कि एक कमीशंस बनाया, विलेज में, गांव में उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाया ताकि खादी को और प्रमोट किया जा सके। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines। अब ये थोड़ा बहुत करने के लिए हाथ से तो ठीक था, लेकिन ज्यादा डिमांड होने पर इसको फिर बाद में चलकर मशीन से करने लग गए। After spinning, yarns are used for making fabrics। अब स्पिनिंग करने के बाद अब इन धागों को क्या करने लगे, फैब्रिक्स बनाने लगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक 3.5 यार्न टू फैब्रिक, यानी यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। There are many ways by which fabrics are made from yarns। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि फैब्रिक को यार्न से बनाए जाते हैं। The two main process were weaving and knitting। ओके बच्चों, weaving मतलब होता है बुनना और नीटिंग का मतलब होता है बुनना। दोनों का मतलब वही होता है,
वेबिंग का मतलब और नीटिंग का मतलब बुनना ही होता है। ओके, तो सबसे पहले हम वेबिंग टॉपिक को देख लेते हैं। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. यानी जब आप एक्टिविटी 2 कर रहे थे, जब आप टेलर शॉप में जाके देख रहे थे कपड़ों को, तो आप फील कर पा रहे थे कि वह दो या दो से ज्यादा धागों को अरेंज करके बना हुआ था। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. यानी दो धागों को आपस में अरेंज करके जो फैब्रिक बनाया जा रहा था, उसी प्रोसेस को हम वेबिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वेबिंग कहते हैं। Let us try to weave some paper strips. ओके, आप चाहें तो अपने क्लास के एक्टिविटी में पेपर को भी पतला पतला स्ट्रिप टाइप का काट कर आप उसको चटाई की तरह आप बना सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ इसी तरह का फैब्रिक्स भी बनता है। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर टू डिफरेंट कलर्स। देखिए, जो मैंने अभी कहा वही चीज यहाँ एक्टिविटी में भी दिया गया है। यानी अलग अलग तरह का आपको कह रहा है कि दो तरह का आप पेपर ले लीजिए, उसको फिर पतले पतले स्ट्रिप में काट कर और एक दूसरे में फंसाइए, लगाइए, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ किस तरह से कपड़ा भी बना होता है। ओके, तो कुछ आपको चटाई टाइप का देखने को, यह जब एक्टिविटी ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया भी है ये फिगर में किस तरह से किया जा रहा है। ओके, तो फैब्रिक्स भी इसी तरह से बनता है। In similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. तो कुछ इसी प्रोसेस से ही, इसी तरीके से मिलाकर धागों को आपस में फैब्रिक बनाया जाता है। The yarns are much thinner than our paper strips, of course. अब कहने का मतलब कि ये पेपर से तो हमने सिंपली एक्टिविटी करके तो देख लिया, लेकिन ये जो यार्न होता है ये इससे काफी ज्यादा पतला होता है। Weaving of fabrics is done on looms. अब बच्चों, ये looms क्या होता है? ओके, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी एक दूसरे में बारी बारी से जो हम ये लगाते हैं उसी को हम लूम्स कह रहे हैं, जो कि यहाँ 3.13 में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे लगा लगा कर, और ये जो यहाँ डंडा या लकड़ी लगाया गया है, ये क्यों लगाया है? ताकि जो ये फैब्रिक है उसको टाइट रखा जा सके, क्योंकि लूज होगा तो सही से बन ही नहीं पाएगा। ओके, तो हाथ से किया गया काम को हम हैंडलूम भी कहते हैं। ओके, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स होता है, या तो इसे हम हाथ से कर सकते हैं या फिर इसके लिए हम मशीन का सहारा ले सकते हैं। नीटिंग पढ़ लेते हैं। नीटिंग क्या होता है? हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? क्या कभी आपने ध्यान दिया है जो आप अभी स्वेटर पहने हुए हैं या ठंडी के दिनों में पहनते हैं, यह किस तरह से बुना जाता है? इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ओके, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? कभी आपने सॉक्स में से निकला हुआ देखा हुआ है? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. कहने का मतलब कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, मान लीजिए कोई सिंगल धागा आपने पकड़ा, खास करके जो सॉक्स आप पहनते हैं उसको निकालने की आप कोशिश कीजिए। एक धागा पकड़ के आप निकालने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा आपका सॉक्स खुल जाएगा। ओके, socks and many other clothing items are made up of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. ये जो knitting है, बुनाई है, ये हाथ के साथ साथ आजकल मशीनों से भी किया जा रहा है। अपने बचपन में या फिर हो सकता है अभी भी, अगर ठंडी के मौसम में ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, तो आप अगल बगल या अपनी मम्मी को, आंटी को, या कहीं भी आपने जरूर देखा होगा इस तरह से स्वेटर बुनते हुए, या कुछ और ऊन से दूसरा चीज बनाते हुए, टोपी बनाते हुए, कुछ भी बनाते हुए आपने जरूर देखा होगा। तो इसमें किया क्या जाता है? धागों को एक दूसरे के साथ अरेंज करके ये क्लॉथ बनाया जाता है, फैब्रिक्स बनाया जाता है। ओके, पहली के बारे में यहां जान लेते हैं। पहली वांट्स टू नो, यानी पहली जानना चाहती है, इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर?
यानी कोकोनट के ऊपर जो धागा टाइप का जो रहता है, यानी ये जो फैब्रिक्स होता है उससे क्या बनता है? ओके, इसे क्या इसका कुछ यूज है? वेविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यानी इन दोनों की सहायता से हम अलग अलग तरह का कपड़ा बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। These fabrics are used for a variety of clothing items। तभी तो हम दुकानों में देखते हैं कि अलग अलग तरह के फैब्रिक्स रखे हुए रहते हैं जिनसे कपड़े बनते हैं। थ्री 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब थोड़ा इसका हम इतिहास जान लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं। Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? क्या आपको जानकारी है कि जो प्राचीन समय में लोग रहा करते थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस मटेरियल का बना होता था? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। उस समय लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों का जो छिलका होता था या उनके बड़े बड़े पत्ते होते थे या फिर जानवरों का स्किन होता था या फिर जो उनका फर होता था उनसे खुद को ढका करते थे। ओके, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जब लोग आपस में समूह बनाकर रहने लग गए, खेती वेती करने लग गए, तब उन्होंने सीखा, क्या सीखा कि घासों को आपस में किस तरह से जोड़कर मैट्स बना सकते हैं या फिर बास्केट बना सकते हैं। Vines and animal fleece or hair were twisted together into long strands। वो एनिमल्स का जो फ्लीस होता था या जो उनका हेयर होता था उनसे ये एक दूसरे को साथ मिलाकर ये लंबे लंबे धागा बनाया करते थे। These were woven into fabrics, जिनसे वो बुनकर फैब्रिक्स बनाया करते थे। The early Indian wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga। सबसे पहले अगर भारत में बात किया जाए तो गंगा किनारे रहने वाले लोग कॉटन का बनाकर फैब्रिक वो पहना करते थे। Flax is also a plant that gives a natural fiber। ये जो फ्लैक्स होता है यह भी हमें नेचुरल फाइबर देता है। फ्लैक्स एक प्लांट होता है। ओके, इन एंशियंट इजिप्ट, अगर हम इजिप्ट की बात करें बच्चों, इजिप्ट एक कंट्री है जिसे हम हिंदी में मिस्र कहते हैं। आप जरूर जानते होंगे, मम्मीज के बारे में आपने सुना होगा, यानी इजिप्ट का जो मम्मी होता है काफी ज्यादा फेमस होता है। अब ये मम्मीज क्या होता है, तो जो मरे हुए लोगों का वो जो बनाकर रखते थे ना उनको हम मम्मीज कहते हैं। ओके, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा इजिप्ट क्या होता है। Cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics। यानी इजिप्ट में बच्चों नील नदी बहता है, उसके किनारे में रहने वाले लोग क्या करते थे, कल्टीवेटेड करते थे, यानी वो लगाया करते थे। ओके, और उनसे वो फैब्रिक्स बनाया करते थे। यानी जो फ्लैक्स का जो प्लांट होता है उसको लगाकर उससे फैब्रिक्स बनाया करते थे। इन दोज डेज, यानी उन दिनों स्टिचिंग वाज नॉट नोन, किस तरह से सिलाई किया जाता है उनको इस बात का जानकारी नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो लोग क्या कर रहे थे कि बस ऐसे ही किसी तरह अपने बॉडी में लपेट लिया करते थे, क्योंकि उनको बुनना तो आता ही नहीं था, सिलने आता ही नहीं था। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ सेविंग नीडल। जब नीडल का आविष्कार हुआ, सिलाई वाला जो नीडल होता है उसका आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ। ओके, लोग सीख गए कि किस तरह से कपड़ों को सिलाई किया जाता है। स्टिचेज क्लोथ्स have gone through many variations since the invention। यानी इस खोज के साथ, यानी जब सुई का आविष्कार हुआ इसके साथ कई सारे तरह के लोगों का और भी नए नए वेरिएशन बढ़ता गया। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और
टर्बन यूज्ड एज एन और स्टिचेड पीसेस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, आज हमको हैरान नहीं होना चाहिए कि वो लोग बिना सिले ही सिर्फ कपड़े किस तरह से लपेट कर चला करते थे। हम आज भी तो यही करते हैं। जैसे साड़ी कहाँ सिलाई होता है, धोती कहाँ होता है, लुंगी कहाँ होता है। जो कुछ जैसे पंजाबी जो भाई लोग होते हैं वो जो पगड़ी बांधते हैं टर्बन से, उनका कहाँ होता है, नॉर्मली क्लॉथ ही तो होता है लंबा। Just as there is a large variety in the food eaten all over a country, a large variety exists also in fabrics and clothing items। यानी जिस तरह से हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग तरह के लोग पकवान खाते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही फैब्रिक्स में भी कई किस्में होती हैं। यानी जो अलग अलग कपड़ों का जो किस्में होती हैं वो कई सारी चीजें होती हैं। ओके, तो बच्चों इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।